बाबू 40 एमसीक्यू हम सुपर फास्ट स्पीड से ले रहे हैं, जैसे हम चैनल में समझाते हैं वो स्पीड नहीं रहेगा। ये स्पेशली WCL के लिए है एंड दिस इज ओनली माय कमिटमेंट टुवर्ड्स यू। हम चालू करते हैं। सब कुछ हमने चैनल में बहुत कुछ बताया, उतना हम 20 मिनट 25 मिनट में नहीं बता सकते। कोशिश करेंगे कि वो 40 एमसीक्यू आपके लिए कुछ फायदा करे, कुछ रिकॉल आपको कर दे। ट्रेन में बैठे बैठे या कल सुबह में आप एक बार उसको रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बताइए, आइसोलेशन स्टॉपिंग के पीछे का एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमको असरटेन करना होता है, जांचना परखना होता है कितने दिन में एक बार। आइसोलेशन स्टॉपिंग मतलब आपको कई रेगुलेशन में होगा कि स्टॉपिंग बिल्ड टू आइसोलेट फायर आर ओल्ड वर्किंग्स आर गोड आउट एरिया, दैट मीन्स आइसोलेशन स्टॉपिंग। उस आइसोलेशन स्टॉपिंग के पीछे मतलब आइसोलेशन स्टॉपिंग के अंदर में क्या कुछ गड़बड़ रहा है गैसेस के बारे में, उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन महीना में एक बार मतलब 30 दिन में एक बार जांचने का नियम है, असरटेन करने का, पता लगाने का नियम है। लेकिन यदि आपका स्टॉपिंग EPS है, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग है, तो ऐसा करने की कतई जरूरत नहीं है। और बताओ बाबू, आइसोलेशन स्टॉपिंग का बहुत कुछ बताया, कितने दिन में एक बार चेक करते हैं, उसका इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन कितने दिन में करते हैं हम? 7 दिन में करते हैं। एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो कि ओवरमैन से कम रैंक का नहीं होगा, वो आइसोलेशन स्टॉपिंग की जांच करता है, उस पर सिग्नेचर करता है डेट के साथ। आइसोलेशन स्टॉपिंग की जांच या इंस्पेक्शन कितने दिन में करता है? 7 दिन में ओवरमैन करता है। और वेंटिलेशन स्टॉपिंग, वेंटिलेशन डोर, बैटरीज, वो जितना भी वेंटिलेशन संबंधी जो साधन है वेंटिलेशन स्टॉपिंग, उनका कितने दिन में जांच करते हैं? 14 दिन में एक बार, ठीक है। अच्छा, फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट है उनकी जांच जो है कितने दिन में करते हैं? क्या बोला बेटा? ऑल मटेरियल्स यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग और फायर फाइटिंग, मतलब जो संसाधन है फायर फाइटिंग के, उनकी जांच महीना में एक बार। कितने दिन में एक बार? महीना में एक बार। अच्छा, ये बताओ, SDB जो होता है रेगुलेशन 146 में दिया है, मेरा एक प्लेलिस्ट भी है स्टोन डस्ट बैरियर का, वाटर बैरियर, ट्रिगर बैरियर, वहां भी बताऊंगे। स्टोन डस्ट बैरियर कहां प्रोवाइड करते हैं? इन जनरल डिग्री 2 एंड डिग्री 3 गैस माइन में। तो क्या डिग्री 1 में करेंगे कि नहीं करेंगे? डिग्री 2 डिग्री 3 में स्टोन डस्ट बैरियर लगाना ही लगाना है। तो क्या डिग्री 1 में करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, करेंगे। डिग्री 1 के ऐसे डेवलपमेंट वर्किंग में हम SDB मतलब स्टोन डस्ट बैरियर लगाएंगे जहां पर खतरनाक मात्रा में इनफ्लेमेबल गैस मतलब ज्वलनशील गैस मिलने की संभावना रहती। क्यों लगाया जाता है? ये कौन से टाइप के एक्सप्लोजन को रोकता है बेटा? कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन को फैलने से रोकने के लिए। माइन के एक भाग से दूसरे भाग में कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन ना फैले, इसको रोकने के लिए स्टोन डस्ट बैरियर लगाते हैं। कभी एग्जाम में आ जाए तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। ये बताइए, जो आपका मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर किसको बोलते हैं बेटा? वो जो सरफेस पे मुख्य पंखा है, मेन माइन फैन है, उसको MMV मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर बोलते हैं। वो जो आपका जो साफ्ट माइन इंट्रेंस, माइन इंट्रेंस मतलब साफ्ट हो, इंक्लाइन हो, एडिट हो, उससे कितना दूरी पर रखते हैं? MMV shall not be situated not less than 10 मीटर। क्या बोला? Not less than 10 मीटर फ्रॉम एनी माइन इंट्रेंस। साफ्ट इंक्लाइन एडिट से आपका जो MMV है वो 10 मीटर से कम दूरी पर नहीं होगा, नॉट लेस देन 10 मीटर दूरी पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टू प्रिवेंट रिसर्कुलेशन ऑफ एयर। ऐसे बताया था, दो आउटलेट के बीच का डिस्टेंस 13.5 मीटर से कम नहीं रखते। उसमें भी यही था कि टू प्रिवेंट रिसर्कुलेशन ऑफ एयर, ठीक है। और उसको एक वर्केबल प्रोसेस से जोड़ते हैं, जिसका हाइट विड्थ भी बताएंगे 1.8 मीटर, 1.2 मीटर ऐसा बताएंगे। हाइट इतना इंची, विड्थ इतना इंची ऐसा बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आउटलेट से एक चीज याद आ गया बेटा, आउटलेट्स का एग्जामिनेशन कितने दिन में करते हैं? 7 दिन में एक बार। आउटलेट्स का एग्जामिनेशन 7 दिन में एक बार। आपका हॉलेज और ट्रेवलिंग रोडवे का भी एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन 7 दिन में एक बार। आउटलेट्स का भी एग्जामिनेशन, पीरियोडिक एग्जामिनेशन कितने दिन में? 7 दिन में एक बार। किसका बोला? आउटलेट्स।
आउटलेट्स क्या होता है? साफ इनकाइन, जिससे बाहर निकलते अंदर आते, वो वाला उनका आउटलेट्स का एग्जामिनेशन 7 दिन में एक बार, हॉलेज और ट्रेवलिंग रोडवे का भी 7 दिन में एक बार। अच्छा, एक क्वेश्चन में बच्चा लोग बहुत गड़बड़ करता है, वो बता दे रहे, क्वांटिटी ऑफ एयर और वो आपका बूस्टर पेन है, ऑक्सिलरी पेन है, उनका एग्जामिनेशन कितने दिन में करते हैं? 7 दिन में एक बार। बूस्टर पेन, ऑक्सिलरी पेन का भी इंस्पेक्शन कितने दिन में करते हैं? 7 दिन में एक बार। ठीक। क्वांटिटी ऑफ एयर शैल बी मेजर्ड वंस इन एवरी ब्लैंक डेज। कितने दिन में क्वांटिटी ऑफ एयर मेजरमेंट करना है, सब ऐसा लिख के आया। तो आंख बंद करके 14 दिन लिखना, 1 for 14 days। हवा की नापी, क्वांटिटी ऑफ एयर मेजरमेंट कितने दिन में करेंगे बेटा? 14 दिन में एक बार। लेकिन डिग्री 1 डेसिमाइन में 30 दिन में एक बार। लेकिन जब तक स्पष्ट नहीं लिखा है कि डिग्री 1 डेसिमाइन, तो 30 दिन नहीं लिखना, 30 पे टिक नहीं लगाना। 30 पे टिक तब लगाना जब लिखा है डिग्री 1 डेसिमाइन। और यदि गैसीनेस के बारे में कुछ नहीं लिखा है और सिर्फ लिखा है क्वांटिटी ऑफ एयर शैल बी मेजर्ड वंस इन एवरी 14 डेज लिखना, 14 दिन में एक बार करेंगे। यदि डिग्री ऑफ गैसीनेस नहीं लिखा, इसका मतलब डिग्री 2, डिग्री 3 में 14 दिन में एक बार और डिग्री 1 में 30 दिन में एक बार। ठीक है। अच्छा, और ये बताइए फॉर्म 4 ए जो है कितने आदमी को जाता है? उसका 2 केस बताए थे। फॉर्म 4 ए जो है, क्या नाम है वो? रेगुलेशन 8 ना था, नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस एंड एक्सीडेंट, ऐसा करके था। तो डेंजरस ऑकरेंस का लिस्ट दिया है, और जो 8 का 1A है उसमें क्या लिखा है? When there occurs in or about a mine serious bodily injury or loss of life, मतलब यदि कोई आदमी की मृत्यु हो जाए या सीरियस बॉडली इंजुरी हो जाए, उसका केस अलग है। और बाकी जो लिस्ट दिया है, जैसे एक्सप्लोजन हो जाए, आग लगना है, ओवर बाइंडिंग हो जाए, कोई पार्ट्स का टूट जाना, ठीक है, इस टाइप के ढेर सारे दिया होगा, प्रीमेच्योर कोलैप्स ऑफ वर्किंग, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ये सब इनंडेशन, ये सब बहुत सारा दिया होगा, एक्सप्लोजन बहुत सारा वहां लिस्ट में दिया डेंजरस ऑकरेंस का। यदि वो कोई डेंजरस ऑकरेंस हो जाए, वो भी डंप स्लाइड कर गया। कई बार बच्चा लोग पूछता है, अरे वो डेंजरस ऑकरेंस हुआ कि नहीं हुआ? उसको पढ़िए ना, वो लिस्ट को एक बार बढ़िया से। यदि डेंजरस ऑकरेंस है, सिर्फ डेंजरस ऑकरेंस है, तो फॉर्म 4 ए में नोटिस 3 आदमी को जाएगा। कितने आदमी जाएगा? 3 आदमी को। क्या करा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, और किसको जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, 3 आदमी को। लेकिन यदि आदमी की मृत्यु हो गई, लॉस ऑफ लाइफ है या सीरियस बॉडली इंजुरी है, तब ये फॉर्म 4 ए 4 आदमी जाएगा। एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, मतलब जिसको हमारे टाइम पे CMLS WC बोलते थे, कोल माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर बोला जाता था पहले। ठीक है, अभी नाम हटा दिया है। तो फॉर्म 4 ए 4 आदमी को जाता है। ठीक। फॉर्म 4 ए बी किसको जाता है? तो 2 आदमी को जाता है। 4C भी 2 आदमी को जाता है। क्या लगेगा? 4B 4C 2 ही आदमी जाता है, सिर्फ DGMS को। DGMS के ऑफिसर, DGMS के ऑफिसर कौन हुआ? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। RIM और CIM को ही 4B 4C जाएगा। 4B कब देते हैं? विद इन 7 days ऑफ ऑकरेंस। यदि कोई आदमी मर गया, डिकेस्ड है या कोई इंजोर्ड है, उसका पर्टिकुलर जाता 4B में। 4C में क्या जाता है? 4C कोई आदमी को मारचोट लगा था, इंजरी हुआ था, वो ड्यूटी पे लौटा, तो ड्यूटी पे लौटने के 15 दिन के अंदर में उसका पर्टिकुलर फॉर्म 4C में जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, एक फॉर्म 5 भी होता है, एक फॉर्म 5 होता है। वो काहे के लिए? रेगुलेशन 9 के हिसाब से। हम लोग के टाइम पे 10 हुआ करता था, किसी गलती से हम 10 बोलते तो समझना 9 ही बोल रहे हैं। नोटिस ऑफ डिजीज, ठीक है। और इसका एक सेक्शन और है माइंस एक्ट में, सेक्शन 25। तो माइंस एक्ट के सेक्शन 25 के अधीन जो हम 8 को आपको नोटिफाइड डिजीज का लिस्ट बताए थे। नोटिफाइड डिजीज मतलब वो डिजीज जिसको भारत सरकार ने गजट में नोटिफिकेशन दे करके ये बोला गया है कि ये माइनिंग ऑपरेशन से संबंधित है, उसको नोटिफाइड डिजीज बोलते हैं। कुछ नाम बताए होंगे हमने, कोल माइनस निमकोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, कैंसर ऑफ लंग, आर प्लूरा, आर पेरोटोनियम, दैट इज मेसोथेलियोमास। उसके बाद बताया होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण जो
पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस और NIHL नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस, ऐसे 8 को लिस्ट बताए होंगे। नोटिफाइड डिजीज का CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में जाकर के 8 नाम देख लीजिएगा। वो यदि किसी आदमी को ये नोटिफाइड डिजीज हो जाए तो ओनर एजेंट या मैनेजर को ये खबर होने के 3 दिन के अंदर में वो जो है किसको किसको खबर करेंगे, 5 आदमी को नोटिस ऑफ डिजीज फॉर्म 5 में देंगे। किसमें देंगे? फॉर्म 5 में 5 आदमी देंगे। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, मेडिकल एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन। 5 आदमी को हुआ। फॉर्म 5 आदमी को क्या देते हैं बेटा? फॉर्म 5 में नोटिस ऑफ डिजीज। ठीक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के बारे में बाकी और फॉर्म भी बताए होंगे, उनको देखते रहिएगा। फॉर्म 6 में क्या है? कॉन्ट्रावेंशन लिखा जाता है। DGMS साहब लोग आते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मतलब DDMS लेवल के जो अधिकारी होते हैं DGMS को, उसको आपका जो लेजिस्लेशन उसको इंस्पेक्टर ऑफ माइंस बोलता है। इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस यदि कोई माइन का इंस्पेक्शन करने आए और यदि उन्होंने कोई देखा कि कानून का उल्लंघन हुआ, कानून के उल्लंघन को ही कॉन्ट्रावेंशन बोलते हैं, तो कॉन्ट्रावेंशन फॉर्म 6 में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? फॉर्म 6 में। फॉर्म 7 में क्या है? मैनेजर का चार्ज रिपोर्ट है। ठीक है, कुछ हम लिख के रखे हैं बेटा ताकि फट बोलते चले जाए। आपके पास समय भी कम है, हम 20 मिनट में खत्म करेंगे। अच्छा, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर देखे कभी? झाग निकलने वाला, वो किस फायर के लिए सुटेबल नहीं है, किसके लिए उपयोग में नहीं लाया जाता? ये इलेक्ट्रिकल फायर के लिए फोम टाइप इस्तेमाल नहीं करते हैं। फोम टाइप किसके लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं? इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। काहे नहीं करते हैं? अरे फोम है, फोम मारा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा, करंट कैरी कर लग जाएगा वो। अब मैं यहां से ऐसा पकड़ के मार रहा हूं ऐसा, तो क्या होगा? सीधा वो करंट आके मुझे लग जाएगा। और कौन सा? सोडा एसिड टाइप और वाटर, सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर और वाटर को इलेक्ट्रिकल फायर और ऑयल फायर दोनों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या क्या बोला बेटा? सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर और वाटर मतलब पानी, ये दोनों जो है सोडा एसिड टाइप और वाटर, ये दोनों जो है इलेक्ट्रिकल फायर और ऑयल फायर के लिए इस्तेमाल नहीं करते, नॉट यूज्ड। ठीक है, और फोम टाइप इलेक्ट्रिकल फायर के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इलेक्ट्रिकल फायर के लिए कौन सा करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस टाइप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ बेटा, एक कभी बताया होगा रेगुलेशन 126 प्रोविजन ऑफ कैनोपी और कैनोपीज। जितना भी मशीनरी होगा, चाहे अंडरग्राउंड का हो, ओपन कास्ट का हो, बिजली से चलता हो, बैटरी से चलता हो, कोई भी टाइप का मशीनरी हो, उस मशीनरी में कैनोपीज रहेगा। क्या होता है कैनोपी? अरे कुछ नहीं बेटा, जहां आपका ऑपरेटर बैठता है ना, वो ऊपर में एक छत टाइप का नहीं बना रहता है, उसको कैनोपी बोलते हैं। तो उसमें कैनोपी रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिप वर्किंग किसको बोलते हैं? जहां पर आपका वर्किंग का ग्रेडियंट या सीम का ग्रेडियंट 30 डिग्री से अधिक हो जाए, तब उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिप वर्किंग। किसी जगह पर इंक्लिनेशन कितना रहेगा तब आप किसी आदमी को काम पर नहीं लगाएंगे। नो पर्सन शैल बी अलाउड टू वर्क एट एनी प्लेस वेयर इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री और मोर। यदि 45 डिग्री या उससे ज्यादा इंक्लिनेशन है तो वहां किसी भी आदमी को काम पर नहीं लगाया जाएगा। याद रखना बेटा, कल आएगा। नो पर्सन शैल बी अलाउड टू वर्क एट एनी प्लेस हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 degree or more unless he is tied with the safety belt or lifeline और एक दो अदर मटेरियल लिखा रहेगा। मतलब 45 डिग्री है या उससे भी ज्यादा है तो भी काम करवा सकते। फिर उसको क्या करना होगा? उसको सेफ्टी बेल्ट से या लाइफ लाइन से बांध के रखना होगा उस आदमी को, ताकि वो फाल ना हो जाए, स्लिप ना हो जाए, अनबैलेंस ना हो जाए। ठीक है, लेकिन 45 डिग्री या उससे अधिक है तो किसी भी आदमी काम पर नहीं लगाया जाएगा। क्या बोला बेटा? नो पर्सन शैल बी अलाउड टू वर्क हैविंग एट एनी प्लेस हैविंग इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री और मोर अनलेस सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन और अदर अरेंजमेंट शैल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ये रेगुलेशन 127 से है बेटा, स्ट्रिप वर्किंग। अच्छा, रेगुलेशन 132(5)
और रेगुलेशन 132(6) हम कई बार बोले थे कि बेटा पढ़ लेना, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। अच्छा ये बताओ, किसी रास्ता या फुटपाथ से कब कोई आदमी लोड लेके नहीं चलेगा या उसको नहीं चलने जाएगा? बताओ जरा। कोई रास्ता है या फुटपाथ है, उससे कोई आदमी लोड लेके चल रहा है, तो कितना ग्रेडियंट रहेगा तब नहीं चलने देंगे और ना लेके चलेगा। नो पर्सन shall carry or be permitted to carry a load along a road or footpath having an inclination of 30 degree or more। 30 डिग्री या उससे अधिक इंक्लिनेशन है किसी रोड या फुटपाथ का, तो ना तो कोई आदमी लोड लेके चलेगा और नहीं चलने उसको ऐसा लोड लेके चलने की हम अनुमति देंगे। क्या बोला? ये रेगुलेशन 132 का सबलेशन 5 है। क्या बोला? नो पर्सन, उसको हम 60 किए हैं, आपने बोलेगा कि वर्ड टू वर्ड काहे नहीं बोल रहे। नो पर्सन शैल बी अलाउड टू वर्क आर बी परमिटेड टू वर्क आर टू कैरी ए लोड along a footpath or road having an inclination of 30 degree or more। मतलब किसी रोड या रास्ता या फुटपाथ का इंक्लिनेशन 30 डिग्री या उससे अधिक है, 30 डिग्री या उससे अधिक है, तो ना तो कोई आदमी लोड लेके उसमें चलेगा, ना लोड लेके हम उसको चलने देंगे। ठीक है। और यदि किसी जगह पर इंक्लिनेशन 15 डिग्री से अधिक हो जाए, किसी जगह पर इंक्लिनेशन 15 डिग्री से अधिक हो जाए, तब क्या करना होगा? लेवल स्टेप प्रोवाइड करना होगा। क्या प्रोवाइड करना होगा? लेवल स्टेप। और उस लेवल स्टेप का हाइट बताए थे नॉट मोर देन 0.18 मीटर, मतलब 18 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा। जहां पर इंक्लिनेशन 15 डिग्री से ज्यादा हो जाए, जहां पर इंक्लिनेशन 15 डिग्री से अधिक हो जाए, वहां पर क्या करेंगे? लेवल स्टेप प्रोवाइड करेंगे। उस लेवल स्टेप का हाइट, ऊंचाई, खड़ाई 0.18 मीटर, मतलब 18 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा। और एज टू बैक में जो डिस्टेंस रहेगा वो नॉट लेस देन 0.35 मीटर, मतलब 35 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। और जिस रास्ता पर या फुटपाथ पर आदमी लोग लोड लेके चलते हैं, इंसान लोड लेके चलता है, उसकी चौड़ाई 1 मीटर से कम नहीं होगी। बताओ बेटा क्या बोला? अरे जिस रास्ता या फुटपाथ पर आदमी लोड लेके चलेगा तो कम से कम चलने लायक जुगाड़ देना ना होगा, तो इसीलिए 1 मीटर से कम चौड़ाई रखेंगे। उधर मेन होल वाले में याद है क्या बताए थे कि उसका जो चौड़ाई रहता है मेन होल का 0.75 मीटर से कम नहीं रखेंगे। ठीक है, लेकिन 1 मीटर से ज्यादा भी नहीं रखेंगे बोल के बोला था कि नहीं? वैसे वाला बात है यहाँ पे भी, तो कम से कम 1 मीटर जो आदमी के लिए ठीक ठाक रहता है। 0.75 मीटर से कम रखेगा तो आदमी नहीं घुस पाएगा, और 1 मीटर से ज्यादा रख देंगे मेनहोल का चौड़ाई तो टब घुस जाएगा। इसलिए मेनहोल का चौड़ाई कितना बताए थे? नॉट लेस देन 0.75 मीटर बट नॉट मोर देन 1 मीटर। हाइट 1.8 मीटर, नॉट लेस देन 1.8 मीटर। एंड डेप्थ अंदर कितना उसमें खांचा काटेंगे हम? नॉट लेस देन 1.2 मीटर, ऐसा बताए थे ना। और ये भी बताए थे बेटा, ये भी बताए थे कि 10-10 मीटर के इंटरवल पर हॉलेज रोड में हम मेन होल बनाएंगे, लेकिन ग्रेडियंट यदि 1/6 से कम है, ग्रेडियंट इज लेस देन 1/6, ग्रेडियंट इज लेस देन 1/6, देन मेन होल शैल बी प्रोवाइडेड एट 20 मीटर इंटरवल। ऐसा बताए थे ना। अच्छा ठीक है, तो एसएल एचआरपी एक बार बताए थे, याद है? एसएल एचआरपी याद है? एसएल एचआरपी याद है? स्टेप्स, लेडर, हैंडरेल, रोप, प्लेटफॉर्म, पी पार्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये एसएल एचआरपी याद रखिएगा। और आपका जो ट्रेवलिंग रोड है उसका हाइट 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा है रेगुलेशन में। किस रेगुलेशन में? ट्रेवलिंग रोड दिया है 93 में। 92 में क्या है? हॉलेज रोड में। ठीक है, और बताइए ये ठीक है, इसको देखेंगे। टॉप रिरेलर कितने मीटर के इंटरवल प्रोवाइड करते हैं? नॉट मोर देन 250 मीटर इंटरवल पर टब रिरेलर कितने मीटर के इंटरवल पे? नॉट मोर देन
250 मीटर इंटरवल पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये SLHRP में क्या बताए थे, ये दो बार फिर एक के बाद। तो यदि आपका ट्रेवलिंग रोडवे का ग्रेडियंट इज मोर देन 30 डिग्री है, ठीक है, तो आपको स्टेप्स और लैडर प्रोवाइड करना होगा। लेकिन यदि आपके ट्रेवलिंग रोडवे का ग्रेडियंट मोर देन 45 डिग्री है, देन यू हैव टू प्रोवाइड दिस 4 थिंग्स। स्टेप्स, लेडर के अलावा आपको हैंडरेल या रोप प्रोवाइड करना होगा, हैंडरेल या रोप प्रोवाइड करना होगा। एंड इफ द gradient of your traveling roadway is more than 60 degree, then you have to provide all these 4 things, steps, ladder, handrail और rope के अलावा आपको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करना होगा। एंड दिस प्लेटफॉर्म shall be provided not more than a 10 मीटर इंटरवल। प्लेटफॉर्म कितने मीटर के इंटरवल प्रोवाइड करना है, 10 मीटर इंटरवल के। फिर ये भी बताया था कि आपका ट्रेवलिंग रोडवे जो है, यदि कहीं आपका वो हाल रोड को या कन्वेयर को पार करता है तो ओवरब्रिज या अंडरब्रिज बनाने का नियम बताया था। यदि आपका ट्रेवलिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर से अधिक है तो आपको मैंडेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करना है। ऑर्डर्स वर्किंग है, कठिन वर्किंग है आपका, तो आपको वहां पर भी मैंडेटिंग सिस्टम यूज करना है, प्रोवाइड करना है। मैंडेटिंग लगाने के लिए आपको चीफ मिनिस्टर माइंड से परमिशन लेना है, ऐसा कुछ बताए होंगे कहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो एक पर टूकना बेटा, हाँ फटाफट इसको देखिए। SMP का रेगुलेशन 104 हम बताए हैं। उसके बाद आपका CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में पार्ट 9, 10 और 11 उसमें भी SMP को हम बहुत कुछ बताया है। ठीक है, फुल फॉर्म भी बताया वहां पर कुछ SMP से संबंधित। SMP सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान ये ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है और इसको पार्ट 11 को देखिएगा, उसमें और एक बताया कि ये मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, जाके पार्ट 11 में देखेगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, बहुत कुछ बताया हुआ। इसको देख लीजिए, ये कल आएगा बेटा, ये कल आएगा। नो ट्रीज, लूज स्टोन और डेब्रिज शैल बी अलाउड टू रिमेन विद इन ए डिस्टेंस ऑफ ब्लैंक मीटर ऑफ एज और साइड ऑफ एक्सकर्शन। ओपन कास्ट का क्वेश्चन है। ओपन कास्ट का ये जो बेंच है, ये बेंच है, इसका ये एज हुआ, ये क्या हुआ, एज हुआ। ये एज या साइड से कितने मीटर के अंदर में लूज स्टोन या ट्री नहीं रहना चाहिए या कोई डेब्रिज नहीं रहना चाहिए। विद इन 3 मीटर, कितना बेटा, विद इन 3 मीटर ऑफ एज और साइड ऑफ एक्सकर्शन। ओके, अब इसको देखिए, ओनर, एजेंट एंड मैनेजर, ये कॉपी ऑफ स्कैम क्या होता है, स्टार्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट प्लान, इसकी कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को सबमिट करते हैं फॉर अप्रूवल। स्कैम की कॉपी कौन जमा करेगा, ओनर, एजेंट या मैनेजर, किसको करेंगे, RIM को। लेकिन सपोर्ट प्लान कौन बनाता है बाबू और कौन सबमिट करता है, इसको सपोर्ट प्लान को कौन सबमिट करेगा, मैनेजर सबमिट करेगा। मैनेजर, माइंड मैनेजर, किसको करेंगे, RIM को। जब माइंड में कोई भी ऑपरेशन चालू करेंगे उसके 30 दिन पहले सपोर्ट प्लान की एक कॉपी RIM को अप्रूवल के लिए मैनेजर सबमिट करेंगे। ऐसे ही मैनेजर वाला और कुछ बताए थे कि WI को मैनेजर अपॉइंट करेंगे, पिट सेफ्टी कमेटी को मैनेजर अपॉइंट करेंगे और 109 के हिसाब से ट्रांसपोर्ट रूल भी मैनेजर बनाएंगे। कोड ऑफ सेफ्टी को जिसको बोलते हैं 110 के अनुसार वो भी मैनेजर करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी समय नहीं बेटा, ये भी ओपन कास्ट का एक क्वेश्चन है। नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन ब्लैंक मीटर ऑफ बाउंड्री इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग। ओपन कास्ट वर्किंग में माइन बाउंड्री के कितने मीटर पहले आपको वर्किंग रोक देना है, 7.5 मीटर। कितना है, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। अंडरग्राउंड में कितने दूर रोकना है बेटा, जो उस गहराई पर पिलर का चौड़ाई है उससे आधा पिलर दूर, हाफ पिलर दूर आपको रोक देना। कहां लिखा है, रेगुलेशन 121 में लिखा है। ये कहां लिखा है, ये जो बताया, नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन 7.5 मीटर ऑफ बाउंड्री इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग। ये रेगुलेशन 122 का है, 122 का है, 121 में लिखा है अंडरग्राउंड के बारे में। और दोनों में एक बात और लिखा है, अंडरग्राउंड में क्या बताया, हाफ पिलर डिस्टेंस, बाउंड्री से हाफ पिलर डिस्टेंस पहले आपको वर्किंग रोक देना। बगल वाला यदि माइन है वो भी हाफ पिलर, तो मतलब टोटल आपका कितना हो गया, 1 पिलर का वहां पर डिस्टेंस
बच जाएगा। ठीक, ये हो गया। और ये भी लिखा है कि चाहे ओपन कास्ट वर्किंग हो चाहे अंडरग्राउंड वर्किंग हो, दोनों का बाउंड्री सेटल्ड बाउंड्री होना चाहिए। ठीक है, और ये डिस्प्यूटेड बाउंड्री है तो उसका फिर एक प्लान बताए थे हमने। ठीक है, ज्वाइंट सर्वे प्लान। ठीक है, देखिएगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हमाबू। यदि कोई रेलवे है, रोड है, पब्लिक वर्क है, उसके नीचे हमको डेवलपमेंट या डिप्लिंग करना है तो उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है बेटा कि रेलवे रोड के 45 मीटर के अंदर हमको कोई भी डेवलपमेंट या डिप्लिंग नहीं करना है। ठीक है, नो डेवलपमेंट और डिप्लिंग विद इन 45 मीटर ऑफ रेलवे रोड एटसेट्रा एटसेट्रा पब्लिक वर्क, ऐसा कुछ कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, रेगुलेशन 118 उसमें कोई बताया था कि 2 सेक्शन है या 2 सीम है तो उनके बीच कम से कम आपको कितना पार्टिंग मेंटेन करना है, नॉट लेस देन 3 मीटर। पार्टिंग बिटवीन 2 सीम्स आर सेक्शन शैल नॉट बी लेस देन 3, नॉट लेस देन 3 मीटर। अच्छा, यदि दो सीम के बीच का डिस्टेंस 9 मीटर है, 9 मीटर से कम है, लेस देन 9 मीटर है, जिसको कंटिन्यूस वर्किंग बोलते हैं या कंटिन्यूस सिम बोलते हैं। कंटिन्यूस सिम और कंटिन्यूस वर्किंग एक ही चीज है। यदि 2 सिम के बीच का पार्टिंग 9 मीटर से कम है, लेस देन 9 मीटर है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस वर्किंग या कंटिन्यूस सिम। तो कंटिन्यूस सिम है या कंटिन्यूस वर्किंग है या मल्टी सेक्शन है, एक मोटा सिम उसमें कई सेक्शन में काम करना है आपको, तो उसके लिए किससे परमिशन लेंगे? उससे परमिशन किससे लेंगे? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। किससे लेंगे? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से। कंटिन्यूस सिम हो चाहे मल्टी सेक्शन में आपको काम करना है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से परमिशन लेना है। अच्छा, ये बताइए डिप्लिंग का परमिशन केकरा से लेते हैं? डिप्लिंग का परमिशन रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से लेते हैं। कितना दिन पहले एप्लीकेशन देते हैं आप लोग? 3 महीना पहले। कितना देते हैं? 3 महीना पहले। स्प्लिटिंग का क्या नियम है? स्प्लिट गैलरी का चौड़ाई उतना ही होगा जितना कि डेवलपमेंट गैलरी का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। और आपको 2 पिलर ही स्प्लिट करने का परमिशन है। जो पिलर को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस पिलर का आप अंडर एक्सट्रैक्शन है, जिस पिलर का आप डिप्लिंग कर रहे हैं, उससे बाहर के तरफ मैक्सिमम 2 पिलर तक आप स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में डिप्लिंग चालू होना है, मतलब मुझे स्टार्ट करना है, तब मुझे जिस पिलर को हम अटैक करेंगे उससे 4 पिलर तक स्प्लिट करने का अधिकार है। कब 4 पिलर? जब एकदम स्टार्ट करना है तब 4 पिलर तक। लेकिन जब आप एक बार चालू हो गया आपका डिप्लरिंग, तब अंडर एक्सट्रैक्शन पिलर से, मतलब जिस पिलर का हम डिप्लरिंग कर रहे हैं उससे 2 पिलर तक ही स्प्लिट करने का मुझे स्प्लिटिंग हाइटनिंग का पावर रहता है। ठीक है, ठीक। टब रिजलर तो बता ही दिया लगता, नॉट मोर देन 250 मीटर इंटरवल पर प्रोवाइड करना है। और वैसे 250 मीटर वाला हमको एक याद आ रहा है, वो फर्स्ट एड स्टेशन भी जो दिया होगा ढेर सारा लिस्ट, तो सब जगह नहीं दे देना है। 2 फर्स्ट एड स्टेशन के बीच का डिस्टेंस नॉट मोर देन 250, मतलब नॉट लेस देन 250 मीटर रहना चाहिए। ठीक है, मेन होल का तो बहुत कुछ बता दिया, अब देखते हैं। अच्छा, ये बताइए, कभी अंडरग्राउंड तो गए होंगे, वो जो बारूद का बक्सा लेके एक्सप्लोसिव कैरियर लोग जाता है, उसमें कितना बारूद रहता है? नॉट मोर देन 5 kg, मतलब कोई भी केस या कंटेनर में 5 किलो से ज्यादा बारूद नहीं रखेंगे। वो जो आपका केस या कंटेनर होता है उसको कहाँ रखते हैं? अंडरग्राउंड में। ऐसे ही कहीं भी फेंक ले चलते हैं क्या? नहीं, उसके लिए रिजर्व स्टेशन होता है। रिजर्व स्टेशन में ही केस या कंटेनर रखा जाएगा और उसको घेर दिया जाएगा, उसको फेंसिंग कर दिया जाएगा, बढ़िया से सपोर्ट कर दिया जाएगा और उससे उसके 90 मीटर के अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिकल केबल या ऐसा कोई इंस्टॉलेशन नहीं रहना चाहिए, ताकि चिंगारी विंगारी का डर रहे तो एक्सप्लोजन ना हो जाए। ठीक है, अच्छा ठीक। वो जो डायाप होल रहता है आपका अंडरग्राउंड में, जो ड्रिल होल करते हैं आप और जो एक्सप्लोसिव कॉटेज आप इस्तेमाल करते हैं, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिया है क्या? रेगुलेशन में दिया है। जो आपका होल है, ड्रिल होल है, और जो एक्सप्लोसिव कॉटेज है, तो ड्रिल होल 0.3 सेंटीमीटर मतलब 3 mm, 0.3 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया? 3 mm ड्रिल होल बड़ा होना चाहिए एक्सप्लोसिव कॉटेज से। कितना बड़ा होना चाहिए बेटा?
3 mm और सेंटीमीटर में कितना बोला 0.3 सेंटीमीटर। कल आपको दिया गया 0.3 सेंटीमीटर 0.3 mm। अब माथा पकड़ लेंगे कौन सा सही है। अरे सेंटीमीटर में कितना बोले 0.3 सेंटीमीटर, mm में कितना हुआ 3 mm। ठीक। डेंजर जोन कितना रहता है बेटा ओपन कास्ट में? डेंजर जोन जो प्लास्टिक प्लेस है उसके रेडियस में 500 मीटर, उसके रेडियस में 500 मीटर। अंडरग्राउंड में कितना रहता है? अंडरग्राउंड का पता है तो वो कोई कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू करके 3 गो लिया थे, उसमें वो बताए थे कि 45 मीटर लॉन्ग सबमरीन केबल है, उसका रेजिस्टेंस 7 ओम होता है, फ्यूज हेड को जलाने के लिए 0.5 एम्पियर करंट होता है। फिर ऐसा करके बताया होगा फार्मूला कि V = RI। तो उस फ्यूज हेड को जलाने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, डिटोनेटर को कंप्लीट ब्लास्ट करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, तो V = R कितना बोला 7 ओम। और करंट फ्यूज हेड को जलाने के लिए कितना बताया था आधा ओम, ओम बोल दिया, आधा एम्पियर। थोड़ा फास्ट बोल रहे बेटा, करना गलती होगा उसको छोड़ देना, उतना समझ लेना, इतना फास्ट में बोल रहे हैं। एक बताया था ना कि 45 मीटर लंबा केबल का रेजिस्टेंस कितना होता है 7 ओम। 45 मीटर लंबा केबल का रेजिस्टेंस 7 ओम। और डिटोनेटर के फ्यूज हेड को जलाने के लिए कितना करंट चाहिए आधा एम्पियर। तो ओम ला में बताया था V = RI, बोला था ओम बाबा ने बताया था कि V = RI होता है। तो V = क्या हो जाएगा 7 × आधा, 7 × आधा मतलब 3.5, 7 का आधा 3.5 ना होगा जी। तो एक डिटोनेटर को जलाने के लिए कितना वोल्ट चाहिए 3.5 वोल्ट चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ बताया होगा। वहां पे ये भी बताया होगा कि जो ब्लास्टिंग प्लेस है वहां से आपको 2 राइट एंगल्स का शरण लेना है, शेल्टर लेना है। और ये भी बताया होगा कि सबमरीन केबल की लंबाई किसी भी सूरत में 50 मीटर से कम नहीं रहेगा, 50 मीटर से कम नहीं रहेगा, ऐसा बताया होगा, वहां पे बताया होगा कभी। अच्छा, और वो ये भी बताया था क्या कभी कि डिप्लेरिंग के लिए मिनिमम हार्ड कवर कितना चाहिए 7.5 मीटर से कम नहीं चाहिए। हार्ड कवर 7.5 मीटर से कम नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइए हालेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रहता है नॉट लेस देन 8। और हालेज रोप का कितना बोला नॉट लेस देन 8 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वाइंडिंग रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 10। और जो आपका कपलिंग अटैचमेंट होता है, कपलिंग अटैचमेंट जो टब के साथ होता है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 7। 3 चीज बताया बेटा फैक्टर ऑफ सेफ्टी में। कपलिंग अटैचमेंट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 7 से कम नहीं होगा, कपलिंग अटैचमेंट टब वाला बात है। और हालेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 से कम नहीं होगा। वाइंडिंग रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 से कम नहीं होगा। वाइंडिंग रोप का इन जनरल लाइफ 3.5 साल होता है। उसके अलावा बहुत कुछ बताया होगा उधर, जब चैनल को लंबा चौड़ा बता रहे हो। अभी 3.5 साल याद रखिएगा। ठीक है। और वो जो आपका ड्रॉबर, ये ऐसे टाइप के जो भी अटैचमेंट है टब के साथ, उनका जो जांच है एग्जामिनेशन कितना दिन में करते बेटा ड्रॉबर वाला 14 दिन में एक बार। और एक और चीज देख लीजिए चलते चलते लास्ट, ओरेड बताया था, बहुत बार बताया बेटा। और एम्प्लॉय का फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय क्या 1A फॉर्म्स अंडर ए माइंस रूल्स का एक वीडियो भेजे, देख लीजिएगा कभी समय मिले तो। ये ओरेड देख लीजिए, ORAD ओरेड। इसके नीचे लिखना 1A 1B 1C 1D। आप सब लोग देखे ये ओपनिंग ऑफ माइन के लिए आपको 1A में नोटिस देना है, रीओपनिंग ऑफ माइन के लिए 1B में देना है, अबेंडनमेंट और क्लोजर के लिए 1C में देना है, डिसकंटिन्यूस के लिए 1D में देना है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और ये ओपनिंग के लिए जो 1A में देते हैं वो 1 महीना पहले मतलब 30 दिन पहले देना है माइंडसेट के अनुसार। ठीक है, किसको किसको देते हैं चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देते हैं और कंट्रोलर IBM को देते हैं। 3 आदमी देता है 1A में। 1A 3 आदमी को जाता है। 1A कितने को जाता है बेटा 3 आदमी को, CIM DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंट्रोलर ऑफ IBM, कंट्रोलर ऑफ IBM। अब बच्चा लोग RIM को कॉपी जाता है। और कॉपी किसको जाता है, कॉपी टू RIM। दिस इज नॉट नोटिस, दिस इज द सूचना, दिस इज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, 1A में इतने ही आदमी को जाता है। ठीक है। और इससे कोई एक चीज याद आया था, भूल गया, वो जो
कोई कारण से पैनल को आपने सील कर दिया था, उसको रीओपनिंग करना है, उसका नोटिस 30 दिन पहले देते। हम लोग के टाइम पे 14 दिन था, उसको मत गलती से लिख देना। अब कितने दिन पहले देना है? रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को कितने दिन पहले नोटिस देना है? 30 दिन पहले। यदि कोई पैनल को आग लग गया, स्पॉन्डिसिटिंग हुआ, उसके चलते बंद था, उसको खोलना है, तो उसके लिए 30 दिन पहले नोटिस देना होता है। उसके पहले आपको बहुत सारे काम करना होता है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, ये देखिएगा। व्हेन टू रीओपन ए सील्ड अप पैनल करके हम एक भेजे है, उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है।